Hello guys, my dear students. Today I am going to start a new subject of electrical engineering IKGPTU 7th semester. The subject is high voltage engineering. This subject also in the syllabus of RGPB in even semester and RTU and BTU quota, BTU Bikaner and RTU quota in even semester in 6th semester. But in IKG this is in the curriculum of electrical engineering 7th semester. It's a regular paper. And first I am going to explain what is the syllabus of high voltage engineering. We having generally internal marks 40 and external 60 marks paper. So total is the 100 marks in IKG syllabus, having 4 lecture and 1 tutorial in a week. No practical of these subjects in IKG syllabus. But in different universities, some syllabus of also available of practical of these subjects. So here we have generally 5 to 6 things we have to discuss during these overall high voltage engineering subjects. For this, you can refer the book HVDC Power Transmission by Professor Padiyar, Professor K.R. Willi, High Voltage Engineering by Professor R.S. Jha. धनपत राय पब्लिकेशंस पे ये बुक अवेलेबल है. न्यू एज पब्लिकेशंस पे CL बादवा जी का लिखा हुआ है. और जो मेन बुक है, स्टैंडर्ड बुक जो आप कहेंगे जिसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, दिस बुक इज हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग बाय वी कामाराजू एंड MS नायडू सर. TMH पे है ये, टाटा मैक्रो पे. और यही बुक मैंने प्रेफर किया था मैंने वॉज इन इंजीनियरिंग. और जब मैंने RTU कोटा वगैरह में जब टॉट किया था, मैंने पढ़ाया था ये सब्जेक्ट, नियर बाय 100% रिजल्ट रहता था. और जो सब्जेक्ट आपका ये है, सबसे बेस्ट बुक जो है वो कामाराजू एंड नायडू साहब ने ही लिखा है. लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वर्ड्स थोड़े से स्टैंडर्ड है, तो जो नॉर्दर्न पार्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होता है. तो इसको इजिली सिंप्लीफाई किया है सिंपल लैंग्वेज में प्रोफेसर वाधवा सर ने एंड प्रोफेसर आर.एस. झा सर ने. तो आप इन दोनों बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं. बट इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक में कुछ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी कंटेंट है. जैसे हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, फर्स्ट सिलेबस फर्स्ट यूनिट लेंगे. द नेम ऑफ चैप्टर इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड कोरोना लॉसेस. तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नीड फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, लाइक बंडल कंडक्टर. उसके बाद कोरोना का हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के, कैसे कोरोना लॉसेज होता है, कोरोना लॉस का इक्वेशन क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोरोना लॉसेस, रेडियो इंटरफेरेंस ड्यू टू कोरोना, शंट एंड सीरीज कंपनसेशन इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस एंड ट्यून पावर लाइंस एंड इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में. इट हैविंग अराउंड 15 to 20 lectures for this topic, around 15 to 20 minutes. And this topic, it's just a brief of an introduction of your syllabus, and I cover the chapter need for extra high voltage transmissions. What is the need for extra high voltage transmission? ये टॉपिक मैं इसी इंट्रोडक्टरी लेक्चर के साथ आपका कवर करने के लिए जा रहा हूँ. अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं IKG के या ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको सिलेबस के बियॉन्ड भी कई सारे इंफॉर्मेशन, जो भी रिसर्च आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो रही है, जो भी जितने सारे कॉन्फ्रेंसेज होंगे, वेबिनार होंगे, या जो भी कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी आइदर इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स, मेरे चैनल पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर फ्यू डेज, मे बी अप टू दीपावली ऑफ दिस ईयर. सेकेंड चैप्टर जो है दैट इज कॉल्ड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन. तो उसमें भी आप देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर से मिलता जुलता ही है लगभग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड इकोनॉमिक्स ऑफ HVDC ट्रांसमिशन. जो मैं अभी सब्जेक्ट एक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को HVDC ट्रांसमिशन, उसमें भी आप ये चीजें देख सकते हैं, सारी चीजें मिलेंगे. टाइप्स ऑफ डायरेक्ट करंट लिंक ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं आपके उसमें, क्या कहते हैं आप उसको, HVDC ट्रांसमिशन में. उसके अलावा कन्वर्टर स्टेशन इक्विपमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. इट मींस इट्स अ ब्रीफ ऑफ सिंपली हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, जो कि आपका एक सब्जेक्ट भी है इलेक्टिव 7th सेमेस्टर में, इसी सेमेस्टर. हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के बाद आता है इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर हाई वोल्टेज. अब एप्लीकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज्ड इन पावर ट्रांसफार्मर, रोटेटिंग मशीन्स, सर्किट ब्रेकर्स, केबल एंड पावर कैपेसिटर्स.
जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे, जनरली 3 टाइप्स के इंसुलेटिंग मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गैस, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो जब आप सॉलिड की बात करेंगे तो कहाँ पे सॉलिड का यूज होगा, जब जितने भी रोटेटिंग मशीन है वहां पे हम सॉलिड जैसे ब्रशेज यूज करेंगे। पावर कैपेसिटर्स में जैसे अर्थ टू लाइन क्लियरेंस के लिए हम लोग पोर्सिलिन सॉलिड मटेरियल यूज करेंगे। जब आप सर्किट ब्रेकर की करेंगे तो सर्किट ब्रेकर जनरली 2 टाइप के आपको मिल जाएंगे, एक गैस सर्किट ब्रेकर भी मिल जाएगा, SF6 सर्किट ब्रेकर जिसमें हम SF6 गैस यूज करते हैं। उसके अलावा आपको ऑयल सर्किट ब्रेकर मिल जाएगा और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद यूज्ड इन पावर ट्रांसफार्मर की जहां तक बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट जो मटेरियल्स यूज होते हैं, जो वाइंडिंग के दौरान हम लोग यूज करते हैं या उसका बुशिंग बनाते हैं, बुशिंग मैकेनिज्म, वो सारा कुछ इसमें आएगा। और जितने भी टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स। अब अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस देखेंगे तो वहां से ये लोग स्टार्ट करते हैं हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में इस चैप्टर से, लेकिन आपका जो स्टार्ट है IKG PTU के अकॉर्डिंग वो यहाँ से इन्होंने शुरू किया है। बट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में द बेसिक फंडामेंटल स्टार्टेड फ्रॉम इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर हाई वोल्टेज, यहाँ से ये लोग शुरू करते हैं, जिसमें कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म आपको बताया जाता है कि कैसे कोई भी इंसुलेटर जो है वो ब्रेकडाउन होता है और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो जनरली 3 टाइप के होंगे आपके पास, तो इसमें तीनों दिखाया गया, देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जब आप सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, पोर्सिलिन के साथ उसका डाइलेक्ट्रिक निकालेंगे, थर्मल ब्रेकिंग निकालेंगे, ट्रिंग एंड ट्रैकिंग मैकेनिज्म होगा पोर्सिलिन या किसी भी तरह के हम लोग सॉलिड मटेरियल जो यूज करेंगे उस पर। उसके बाद जब आप लिक्विड में जाएंगे तो लिक्विड में जनरली 2 टाइप्स की थ्योरी आएगी, एक कैविटेशन एंड बबल थ्योरी आएगी, स्ट्रेस्ड ऑयल थ्योरी आएगी और सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी आएंगी। तो जैसे हमारा कोई भी कमर्शियल लिक्विड है, लिक्विड को कितना भी फिल्टर करेंगे उसमें फाइन पार्टिकल्स जाएगा ही जाएगा। अगर आपको सिंपली देखना है तो आप किसी भी ऑयल को लेके घर में आप 1 मंथ के लिए रख दीजिए, आपको उसके बेस में कुछ ना कुछ सेडिमेंटेशन के थ्रू आपको स्टोर हुआ अनवांटेड मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा। आप कितना भी बड़ा फिल्टर लगा लीजिए, कई बार इन्वायरमेंटल जैसे विंड के कारण या उसके कारण और भी पार्टिकल्स जाते हैं, तो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं। फिर ऑयल के अंदर जब आप कॉइल यूज करते हैं, जैसे मैं अगर केस ले लूँ ट्रांसफार्मर का, वाइंडिंग हीट होगी, आप लोगों को पता है, व्हेन वाइंडिंग विल बी हीटेड इट विल क्रिएट सम बबल्स आल्सो। तो उस बबल्स के अंदर क्या होगा, इट्स हैव अ गैस। The property of breakdown mechanism of gas and liquid is totally different. तो वहां पे क्या क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए कैविटेशन एंड बबल्स थ्योरी है, फिर स्ट्रेस्ड ऑयल थ्योरी है। सिमिलरली जब आप गैस में जाएंगे तो गैस में एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे टॉनसेंट, उन्होंने एक जनरेशन दिया था कि आयोनाइजेशन मींस इज द ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन कोफिशिएंट उन्होंने बनाया था, अल्फा एंड बीटा एंड गामा। वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। उसके बाद उन्होंने पास्टन्स लॉ बताया था, डिफरेंट टाइप्स के लॉ दिए थे पास्टन्स ने, और उसने कर्व ड्रॉ किया था एक। और उसके बाद गैसेज हम लोग कहाँ प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो जो मैंने आपको सिंपली बताया कि यू विल यूज SF6 गैस फॉर डिजाइन द सर्किट ब्रेकर, और नॉर्मल नेचुरल गैसेज जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट 80% होता है फॉर डिजाइनिंग ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इन दिस। उसके बाद है आपका जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेजेस। अब जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेजेस की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप के जनरेशन आएंगे। जब आप दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, जैसे इसमें मेजरमेंट इन्होंने नहीं दिया है कि हाउ टू मेजर द हाई वोल्टेजेस, इन्होंने नहीं दिया, लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में आपको जनरेशन के अलावा हाई वोल्टेज मेजरमेंट भी आएगा कि कैसे हम उसको मेजर करते हैं। तो हाई वोल्टेज मेजरमेंट के लिए जब आप जाएंगे तो हाई वोल्टेज जब जनरेशन के लिए जाएंगे तो जनरली वी हैव 4 to 5 जनरेशन होगा। पहला जनरेशन क्या होगा, DC जनरेशन होगा, दूसरा होगा AC जनरेशन होगा, तीसरा क्या होगा, इम्पल्स जनरेशन होगा। तो जब आप HVDC में जाएंगे तो इसमें आपको अलग अलग डिजाइन मैकेनिज्म आएगा, जैसे वोल्टेज डबलर सर्किट आएगा, उसके बाद और भी 2-3 सर्किट है, मार्क्स, उसके बाद एक वोल्टेज मल्टीप्लायर सर्किट है, वो भी आपके इसमें आएगा। उसके बाद जब AC की बात करेंगे तो वहाँ पे कैस्केडेड मैकेनिज्म आएगा कि कैस्केडेड ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, 3 स्टेज का कैस्केडेड ट्रांसफार्मर आएगा। इम्पल्स वोल्टेज एंड इम्पल्स करंट जनरेशन आएगा, उसमें आप लोग देखेंगे कैसे एक स्फेयर गैप्स के थ्रू और मार्क्स मल्टी स्टेज सर्किट के थ्रू हम इम्पल्स जनरेट करेंगे। उसके बाद हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इम्पल्स वोल्टेज एंड करंट, ये सारी जनरेशन मैकेनिज्म जो है इसके अलग अलग सर्किट्स हैं और अलग अलग सर्किट्स के थ्रू हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका जो मेन टॉपिक है वो देखेंगे आप, ये सेकेंड वाला और ये जो थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेजेस, ये जरूर आपको करना पड़ेगा।
तो दिस इज द ओवरऑल ब्रीफ ऑफ द सिलेबस एक्वायरिंग मैक्सिमम 50 to 60 लेक्चर्स और 15 to 20 मिनट्स। अगर टॉपिक वाइज में जाऊंगा तो मैक्सिमम 40 to 50 लेक्चर्स में आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपको करना है, अब मैं जाऊंगा इसके फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, नीड फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हमें क्यों जरूरत पड़ी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की, इस चैप्टर पे हम, इस टॉपिक पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा है, सबसे पहला है, क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपसे, कहीं भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई वी नीड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हमें एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल बता देता हूं जो आपको जनरली इंटरव्यू में बताना है, कभी भी आपसे अगर पूछा जाए तो। आपको पता है द डिमांड ऑफ पावर सप्लाई विल राइज डे बाय डे। तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है या ट्रांसमिशन पावर है वो अब मेगावाट से गीगावाट के रेंज में जा रहा है, ठीक है। अगर हम लेवल ऑफ वोल्टेजेस को राइज नहीं करेंगे तो वी नो दैट द पावर हैविंग टू क्वांटिटी ओनली, फर्स्ट इज करंट एंड सेकेंड इज वोल्टेज एंड थर्ड इज द पावर फैक्टर। वी हैव टू मेंटेन ऑलवेज यूनिटी, so it's negligible. So main content of the power is either voltage or either current. और हमें पता है कि when we increase the level of current, we need to increase the diameter of the conductor to maintain the current density, bearing capacity of the current. हमें उसकी current density को bear करने के लिए हमें जो कंडक्टर है उसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हम उसकी साइज को बढ़ाएंगे तो इट्स टू बल्की। तो वोल्टेज अगर हम बढ़ा देंगे तो करंट को हम मेंटेन करके भी चल सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो वो सारी चीजें देखने के लिए बाद हमारे साइंटिस्ट ने पता किया, कई सारे पैरामीटर्स निकाले, और उसके बाद हमने ये देखा कि वी डोंट नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ करंट फॉर द ट्रांसमिशन, वी नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ वोल्टेजेस फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। तो सबसे पहला जो है इसका एडवांटेज वो आता है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉसेस, इंक्रीज इन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इंप्रूवमेंट ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एंड रिडक्शन इन कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड। अब आप जब इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को, तो पहला है लाइन लॉसेज आर रिड्यूस सिंस लाइन लॉसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिशन वोल्टेज। अगर मैं आपको बात करूं कि आई स्क्वायर आर लॉसेस की, तो आई इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, वी बाय आर लिखते हैं। और जब आप ट्रांसमिशन लॉसेस का देखेंगे इक्वेशन निकाल के, ये डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप वीके मेहता जी के बुक जो है पावर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम रिटन बाय आइदर CL बाधवा और वीके मेहता साहब, एस चांद पब्लिकेशन पे वीके मेहता साहब का बुक, उस पे जब आप पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है। वो डिटेल आपको यहाँ नहीं जाना है इक्वेशन पे, वहां पे ये चारों पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया एंड इट्स इन द कैरिकुलम ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन 5th सेमेस्टर इन RTU सिलेबस, जहां मैं पढ़ाता था बच्चों को। तो ये पर्टिकुलर एक यूनिट में होता था ये सारा सिस्टम, तो वहां पे ये चारों चीजें बच्चों को पढ़ाया जाता था, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछे जा चुके थे कि आप डिटेल में एक्सप्लेन करें कि व्हाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस रिक्वायर्ड, वेयर आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज इक्वेशंस। लाइक लाइन लॉसेस का मैं बताता था बच्चों को कि लाइन लॉसेस कैसे रिड्यूस होता है। सेकंड है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंक्रीज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन लाइन लॉसेस। ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ योर लाइन लॉसेस विल रिड्यूस डेफिनेटली विल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी विल इंक्रीज। सिंपल सी बात है, इजीली आप समझ सकते हैं इसको कि अगर हमारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ाना है तो लाइन लॉसेस को कम करना होगा। और फर्स्ट पार्ट ही कह रहा है कि HVDC सिस्टम में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम में जो लाइन लॉसेज होता है वो रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन इज इंप्रूव्ड बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ परसेंटेज लाइन ड्रॉप। अब इसमें क्या होता है, सबसे मेन चीज वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा जरूरी है मेंटेन करना। वोल्टेज रेगुलेशन अगर सही नहीं होगा तो आपका जो रिसीविंग और सेंडिंग इन वोल्टेज में उसमें जनरली फ्लक्चुएशंस आएंगी, और आपको जो पावर क्वालिटी चाहिए दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंटेन द वोल्टेज रेगुलेशंस, and due to the extra high voltage, percentage line will drop and your voltage regulation will improve. Second है laser conductor material is required being inversely proportional to the square of transmission
voltages. जब आप इक्वेशन निकालेंगे कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अलग अलग सिस्टम बनेगा, है ना, वन लाइन, वन कंडक्टर सिस्टम, टू कंडक्टर सिस्टम, उसके बाद आपका थ्री वायर सिस्टम, वन वायर सिस्टम, टू वायर सिस्टम, सारा जब आप पढ़ेंगे HVDC लिंक, उसके बाद आप थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, टू फेज टू वायर सिस्टम, वन फेज टू वायर सिस्टम, वन फेज वन वायर सिस्टम, वो सारा जब पढ़ेंगे उसके बाद जब आप स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे जो कंडक्टर रिक्वायर्ड है हमें ट्रांसमिशन लाइन में, तो कंडक्टर रिक्वायर्ड के लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है उसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसमिशन वोल्टेज के. इट मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज द कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ दिस सिस्टम विल बी लेस. तो हमें पैरामीटर्स तो वो भी देखना है ना कि कितने खर्चे, कम खर्चे में हम अपना पूरा का पूरा सिस्टम बना पाए. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं. अब जब नेक्स्ट हम जाते हैं तो नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज द इकोनॉमिक कंसिडरेशन हैव लेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर स्टेशन ऑफ लार्ज कैपेसिटी एंड सो नीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस अरोज. ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर from generating station to the load center is technically and economically feasible only at voltage in the extra high voltage और ultra high voltage range. अब जब इसमें आप जाएंगे तो मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जब आप इसको, आप जब पिछले ही मैंने आपको बताया कि HVDC में भी हम देखते हैं कि HVDC ट्रांसमिशन के लिए जब भी बल्क पावर होगा और लॉन्ग ट्रांसमिशन होगा तभी हम एफिशिएंट बना पाएंगे सिस्टम. And when we will discuss for bulk power transmission, definitely we have to increase the length of the line, and length of the line increase होगा तो obviously हमें extra high voltage transmission की ही required पड़ेगी. हमें छोटे कम लेवल के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए extra high voltage line की जरूरत नहीं है. When we have a bulk power means huge amount of power, then we need to design the extra high voltage system. Then है second, जो third point है आपका, generating stations like steam, hydro and nuclear power station are located in remote areas or far from load centers because of the reason of economy, feasibility and from the point of view of safety and environment condition. EHV transmission is therefore inviable for transmission of huge blocks of power over long distances from these power plants to the load centers. अब इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, it is possible to develop the industry in Himachal, in hilly area. It is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि वहां पे हम कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते इंडस्ट्री के लिए. और जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, अगर मैं उसको चाहूंगा कि आई विल लोकेट इन भोपाल और आई विल लोकेट इन दिल्ली, इट इज नॉट पॉसिबल. हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड नियर बाय द रिवर बैंक और नियर बाय द डैम, एंड डैम एंड रिवर ऑल आर अवेलेबल इन द ओएसिस एरिया और डिजर्ट एरिया और हिली एरिया, where we didn't make any industry properly. दूसरा चीज क्या है, जब हम लोड की बात करते हैं, लोड सेंटर्स की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं, तो आपको पता है कि द मैक्सिमम लोड क्या होता है. जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज है वहां पे मैक्सिमम लोड है. रेलवे इज रनिंग अक्रॉस द कंट्री थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज पॉसिबल टू जनरेट द स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट नियर द रेलवे स्टेशन. इट इज नॉट पॉसिबल. Similarly, in the case of a steam power plant or nuclear power plant, this is not located in the populated area. हम इसको populated area में नहीं लगा सकते. जैसे थर्मल पावर प्लांट है कहीं पे, तो उस थर्मल पावर प्लांट के अगर वहां पे जनरेट हो रहा है तो सिर्फ वहीं के लोग यूज नहीं करेंगे उसको, ऑल अक्रॉस द कंट्री यूज करेंगे. अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, एक रावतबाटा में, एक तारापुर में, एक कलबक्कम में है. ये सारे दूर दराज एरियाओं में बनाए जाते हैं, पॉपुलेशन एरिया से काफी दूर बनाया जाता है. एंड डिमांड कहाँ होती है? जहां पे पॉपुलेशन होती है. So in between we have to maintain the transmission system to maintain the quality. Next जो है आपका flexibility of future system growth. अब जब हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन बनाते हैं तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि बाद में अगर हमारे पास मान लिया जाए लोड बढ़ गया, if load will increase, we easily handle it by through extra high voltage transmission system. The next point is increase in transmission capacity of the line. Obviously बात है, when we increase the level of extra high voltages, the overall power handling capacity or power capacity of the line will definitely increase. Then possibility of interconnection of power systems. Obviously बात है कि अगर हमारा extra high voltage transmission line होगा तो हम आपस में interconnections easily कर सकते हैं. Then the increase of surge impedance loading, SIL एक होता है,
वो भी इसके थ्रू हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में नहीं पढ़नी है। वाई वी डिडंट रिक्वायर इन डिटेल, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए आपको जो है इसका ओवरऑल जो है वो आपके पास क्वेश्चन आने हैं सिर्फ 2 नंबर के या 4 नंबर के। 4 नंबर में आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि वाई वी नीड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। आप जो मैंने ये 7 पॉइंट लिखा है लिख दीजिए, थोड़ा बहुत एलोबरेट कर दीजिए, आपके 4 मार्क्स सिक्योर। 2 मार्क्स में आएगा तो इट्स वेरी सिंपल, पॉइंट वाइज 8 पॉइंट आप लिख दीजिए। उसके बाद सबसे मेन चीज जो है वो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए व्हाई वी नीड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर प्रैक्टिकल वाइवा एज वेल एज योर टेक्निकल राउंड इंटरव्यू इन एनी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। वहां आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये एक साइंटिस्ट थे केल्विन, उन्होंने बनाया था। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, राइज कर रहा हूं मैं, तो जो हमारा इकोनॉमिकल वोल्टेज लेवल है वो धीरे धीरे जो हमारा इकोनॉमिकल है वो ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइन एंड टर्मिनल इक्विपमेंट जो है वो बढ़ेगा, कैपिटल कॉस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन जो इकोनॉमिकल वोल्टेज लेवल है, जैसे हम ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे, ये जो कॉस्ट है ट्रांसमिशन कॉस्ट, जो आपका कॉस्ट फॉर एनर्जी लॉसेस, वो आप देख रहे हैं डिक्रीज होता जाएगा। और अगर हम एनर्जी लॉसेस को डिक्रीज कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ओवरऑल सिस्टम जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ डिजाइन बाय केल्विन, हम क्या देखते हैं, केल्विन कंडक्टर के लिए उन्होंने ये डिजाइन किया था कि कैसे हम लोग कंडक्टर की साइज के लिए करते हैं, उसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन डिजाइन किया हुआ था। तो उसी का एक डायग्राम है ये। उन्होंने ये कहा था कि व्हेन हम ट्रांसमिशन लेवल वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो जो हमारा कॉस्ट फॉर एनर्जी लॉस का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे हम वोल्टेज, एंड वी नो दैट इफ वी मेंटेन द लॉसेस को हम मेंटेन कर लिए, उसके रिड्यूस कर लिया उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है वो कम हो जाएगा, उसका जो खर्चा है वो कम आएगा एंड ओवरऑल सिस्टम विल बी एफिशिएंट।